हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब फोटोन की डिस्कवरी हो गई और लाइट का ड्यूअल नेचर प्रूव हो गया, तब एक साइंटिस्ट जिनका नाम डी ब्रॉय था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, नेचर लव्स सिमेट्री। यानी नेचर में दो ही चीजों से तो नेचर मिलकर बना है, एक रेडिएशन और दूसरा मैटर। तो उन्होंने बोला कि अगर लाइट का ड्यूअल नेचर प्रूव हो गया, अगर लाइट के पास दोहरी प्रकृति होती है तो मैटर के पास भी दोहरी प्रकृति होती होगी। उनका स्टेटमेंट ये था और उस वक्त वो पीएचडी कर रहे थे। सो उन्होंने ये सब बातें अपने थीसिस में लिखी। आप सबको पता है कि पीएचडी करते हुए थीसिस लिखनी पड़ती है। आज के पीएचडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की मैक्सिमम पीएचडी खरीद ली जाती है। वैसे लोगों के पास भी आज पीएचडी है जिनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं है। सो उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी पीएचडी करना। सो पीएचडी का थीसिस में जब इन्होंने ये बात लिखी और इन्होंने ये सब बातें लिखने के साथ साथ ये लिखा कि जितनी भी मैटर हैं वो सब वेव हैं, यानी हम, आप, ये चौक, मार्कर सब वेव है। ये स्टेटमेंट कुछ यूनिक स्टेटमेंट था, उस वक्त तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की थी। उनका ये कहना था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके आसपास एक वेव का क्लाउड बन जाएगा और वही वेव का क्लाउड इसके मोशन को कंट्रोल करेगा। इनका ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया और ये स्टेटमेंट बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के इन्होंने लिखा। कोई इनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जो इनके थ्योरी को सपोर्ट करे। जो इनके सीनियर थे, जिनके गाइडेंस में ये पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? इन्होंने बोला नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है, बट ऐसा होता होगा। इनकी जो थीसिस थी वो रिजेक्ट होने वाली थी और रिजेक्ट होने से पहले उन लोगों ने आइंस्टीन से कंसल्ट किया, उस वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट। आइंस्टीन ने बोला कि इस बात में दम है, पीएचडी दे दिया जाए। तो उनको पीएचडी मिला और आगे चल के डेविसन एंड जर्मन नाम के साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ यह साबित हो गया कि जो डी ब्रॉय ने कहानी सुनाई थी वो कहानी नहीं थी, सच था। और उस एक्सपेरिमेंट के अलावा एक और साइंटिस्ट जिनका नाम जीपी थॉमसन था, उन्होंने भी प्रूफ किया। यानी दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया ये कि ये इनका हाइपोथेसिस सही है। जीपी थॉमसन वही जे थॉमसन के बेटे। डी ब्रॉय को भी नोबेल प्राइज मिला इस स्टेटमेंट के लिए और डेविसन और जीपी थॉमसन को भी इसी थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए उनको भी नोबेल प्राइज मिला। क्या कहता है इनका थ्योरी? एक बार स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं हम लोग। नेचर कंसिस्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स, रेडिएशन एंड मैटर। इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। He gave an idea of a third type of wave called matter wave or de Broglie wave and said that whenever a particle moves, that matter wave envelop it and controls its motion। और फॉर मैटर वेव इन्होंने क्या दिया, उनका मैटर वेव का वेवलेंथ इन्होंने क्या दिया, लैम्डा इक्वल टू h/p। इनका स्टेटमेंट क्या है? हम सब जानते हैं कि जो हमारा नेचर है वो दो ही चीजों से मिलकर बना है, रेडिएशन और मैटर। इन्होंने बोला कि अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके चारों तरफ एक वेव का क्लाउड जैसा बन जाएगा और वही वेव उसके मोशन को कंट्रोल करेगा। पूछा गया इनसे कि जो वेव का क्लाउड बनेगा वो किस तरह का वेव होगा। जो अभी तक हमने जो वेव के बारे में पढ़ा था, ये वेव उससे यूनिक था, उससे अलग था। तो इन्होंने इसको अलग नाम दिया और इसको बोला ये मैटर वेव है या इसको डी ब्रॉय वेव भी कहा गया। सपोज आपका मास 100 kg है और आप अगर मूव करना शुरू करें तो क्या आपके साथ भी वेव अटैच हो जाएगी? तो हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए आपका मास 100 kg है और आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका मास 100 kg है, आप 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हैं, तो क्या आपके आसपास भी वेव का फॉर्मेशन होगा? तो इसको चेक करते हैं यहां से। लैम्डा इज इक्वल टू एच का फॉर्मूला होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। एम भी, एम कितना है आपका 100 और भी कितना आपका 10। ये लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻37 हो जाएगा। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू है
ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि हमको दिखाई नहीं देगा। सो ये सब बातें छोटे पार्टिकल्स के लिए सही साबित होती हैं। सो इन्होंने ये फॉर्मूला किसका है, इससे फोटोन का मोमेंटम निकाला था, P = h/λ। यही फॉर्मूला इन्होंने उठा के यहां पे वेवलेंथ के लिए दे दिया। यहां पे देखिए मास वेलोसिटी और यहां पे वेवलेंथ, यानी दोनों के मैटर और वेव दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया। यानी फोटोन वाला फॉर्मूला उठा के इन्होंने यहां पे रखा इलेक्ट्रॉन के लिए। सो ये हो गया इनके थ्योरी के बारे में। इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे यूज किया था उसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसका चार्ज E है, उसको V पोटेंशियल से एक्साइट किया जाता है। सो V पोटेंशियल से अगर एक्साइट किया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी = Q × V। चूंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V = W/Q। सो अगर हम लोग यहां से ट्रांसपोज करें, सो W = Q × V। सो ये वर्क डन और यही क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Pe = QV। सो जब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, हमने V पोटेंशियल दिया, जब हमने V पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो वो अब दौड़ना शुरू करेगा। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी अब उससे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। जैसे मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है, यहां पे होल्ड किया हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। और मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी mgh थी ये इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K = ½ mv²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लिकेशन कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, K = ½ m² v²/m। ये m² हो गया, v² पहले से था। हम जानते हैं P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी mv। सो m² v² को हम p² लिख सकते हैं। सो K = p²/2m। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं इधर, सो हो जाएगा p² = 2mk। सो p से मैं स्क्वायर हटाऊं तो इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा। सो 2mk ये p निकला। और डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या था, λ = h/p। सो ये वैल्यू मैं उसमें रखता हूं, क्योंकि λ = h/p, इसलिए λ = h/2mk√। अब चूंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल EV के बराबर थी, सो यहां से अगर मैं वो वैल्यूज रख दूं h/2m EV सो ये होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। यहां पे हम लोग h का वैल्यू जानते हैं, m का वैल्यू जानते हैं, E का वैल्यू जानते हैं, 2 कांस्टेंट है। सो अगर ये सब वैल्यू हम लोग इसमें रख दें अभी तो हमारा जो आएगा वो आएगा लैम्डा 1.227/√v × 10⁻⁻⁹ मीटर, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.227/√v नैनोमीटर, या लैम्डा = 12.27/√v × 10⁻⁻10 मीटर, इसी को हम लोग 12.27/√v एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। यहां पे पढ़ने में डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, बहुत लड़के इसको डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय। सो इसको ध्यान रखा जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन विथ